गुरु और आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया। आज बात करेंगे कैसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था अपनी बात में कि आप अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी नहीं। और यही वजह है कि ऐसे पड़ोसी को हम झेलने के लिए मजबूर है जो आए दिन भारत के खिलाफ आतंकी साजिश हर रोज रचता है। जी हाँ, उसी कंगालिस्तान पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। 4 दिन बाद ही भारत अपना गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, लिहाजा सभी सुरक्षा बल इस वक्त अलर्ट मोड पर है, सतर्क है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान की साजिशों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। सबसे पहले आपको वो खबर बताते हैं और इसके बाद सिलसिलेवार तरीके से आपको जानकारियां देंगे। लेकिन ग्राफिक्स के माध्यम से सबसे पहले जो इनके फील्ड मार्शल मुनीर है उनकी साजिशों की पूरी जो कहानी है उसे जरा डिकोड करते हैं। पाक सेना ने कथित तौर पर तैयारी की जिसमें आतंकियों की फौज तैयार कर ली है। भारत के खिलाफ ये आतंकी बड़ी प्लानिंग में है। भारतीय जवानों पर घात लगाकर हमले की फिराक में नापाक साजिशें लगातार ये आतंकी जो है रच रहे हैं। जम्मू के राजौरी इलाके में एलओसी के पास आतंकियों ने 3 ग्रुप सक्रिय कर दिए हैं, बेहद एक्टिव कर दिए हैं और ये हो रहा है रिपब्लिक डे से पहले। अल बद्र कमांडर अबू फियान कोटली से नौशेरा सेक्टर की ओर रवाना हो गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें ये इतना ही नहीं है, इसके आगे आप सुनिए, लश्कर आतंकियों की एक टीम कोटली से अखनूर सेक्टर के लिए भी रवाना हो गई है, यानी कि डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया है। लश्कर आतंकियों की एक टीम एलओसी के पास भारतीय सेना पर हमले करेगा, इसकी प्लानिंग की जा रही है। अब ये फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल इन्हें कहिए, इस प्लानिंग में लगे हुए हैं कि आतंकियों को किस तरीके से भारत के खिलाफ साजिशों के लिए तैयार किया जाए। ये लोग बॉर्डर पर घात लगाकर हमले और घुसपैठ का प्रयास कर सकते हैं। और बताया जा रहा है कि जम्मू के राजौरी इलाके में एलओसी के पास आतंकियों ने 3 ग्रुप एक्टिव कर लिए हैं, सक्रिय हैं। खबरों के मुताबिक अल बद्र कमांडर अबू फियान अपनी टीम के साथ कोटली से राजौरी नौशेरा सेक्टर की ओर रवाना हुआ है और दूसरा भी एक शख्स है जो लश्कर ए तैयबा का एक ग्रुप कोटली से अखनूर सेक्टर की ओर रवाना हुआ है। अब समझिए ये पूरी टाइमिंग और ये पूरा सिचुएशन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये कहीं ना कहीं इन बिटवीन कनेक्ट हो जाता है गणतंत्र दिवस से। आप समझिए इनकी पोजीशनिंग। हालांकि पाकिस्तान की करतूतों को लेकर भारतीय सेना अलर्ट है और यकीनन भारत में आतंकियों ने घुसपैठ की तो 72 हूरों के दर्शन जरूर करा दिए जाएंगे इस दफा। और इस दफा ऑपरेशन सिंदूर कोई ऐसा वैसा नहीं होगा, ऐसा होगा जिससे पाकिस्तान बेहतरीन सबक सीखेगा, जान जाएगा कि अंत उसका अब कैसे आने वाला है। पाकिस्तान की कथनी और करनी में बड़ा अंतर पहले से ही दिखता आया है। ये कोई पहली बात या नई बात नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ दिन पहले ही आसिम मुनीर ने दावा किया था कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए। लेकिन इसके बाद ये स्टेप उनका, जबकि मुल्तान में ही लश्कर ए तैयबा नया ट्रेनिंग कैंप बना रहा है जिसकी नींव रखने के दौरान कार्यक्रम में खुद हाफिज सईद दुआ मांगता हुआ दिखाई दिया है। इससे पहले खबर आई थी कि लश्कर ए तैयबा आतंकवादियों को पानी के जरिए बड़े हमलों की ट्रेनिंग भी दे रहा है। अब ये देखिए देश के भीतर ही ट्रेनिंग दे रहे हैं, सारे रास्तों से, चाहे पानी हो, जमीन हो, सड़कें हो या बॉर्डर पार करके यहाँ पर साजिशों को रचना हो। हर तरीके से भारत के खिलाफ यहाँ साजिश हो रही है और खबरें भी सामने इसी तरीके की आ रही है। पाकिस्तान में कई जगह बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं जहां स्पीड बोट और डाइविंग के साजो सम्मान के साथ आतंकियों को पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है और उनके अंदर एंटी इंडिया या यूं कहें जिहाद की भावना भारत के खिलाफ पूरी तरीके से कूट कर भरी जा रही है। हालांकि 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से समंदर के रास्ते आए आतंकियों ने मुंबई पर बड़ा हमला किया था। याद कीजिएगा वो बड़ा हमला जिसकी तस्वीर जिसके बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया भर में एक्सपोज हो गया था। उस समय आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था जिसे बाद में फांसी की सजा दी गई। ये साजिशें वो देश रच रहा है जहां आम लोग महंगाई से परेशान हैं, दाने दाने को मोहताज, जहां जनता के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना इस वक्त कहा जाए तो सबसे मुश्किल काम है। 2 वक्त की रोटी इतनी महंगी हो गई है कि वो सोचते हैं कि दूसरी दफा खाने में क्या बनाया जाए। जो देश कर्ज के दलदल में धंसता जा रहा है, लेकिन उसके लिए पूरे पैसे हैं,
पूरी जायदाद, पूरा खजाना देश का आतंकियों को बढ़ाने के लिए लगा रहा है। सेना पर खर्च बढ़ाता जा रहा है और सेना आतंकियों का भी साथ देती रहती है। ये जो इनकी जो दोनों ग्रुप्स है, अब सेना भी आतंकियों से इनकी कम नहीं है। इस बड़ी खबर पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, उनसे पूछेंगे, उनसे जानेंगे कि शहबाज और मुनीर की ये टेस्टेड ट्राइड पॉलिसी जिसमें ये करते हैं और कहते हैं, यहाँ पर दोनों ही चीजों में फर्क होता है, कथनी और करनी दोनों अलग होती है। ये किस तरीके से पाकिस्तान की राह बताता है। और अब भारत ने भी दो टूक कह दिया है, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 यदि हुआ तो पाकिस्तान को 72 हूरों की याद दिला दी जाएगी। चलिए सवाल आज का आपके सामने पूछता इंडिया का रख देते हैं। पहला सवाल ये कि क्या पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों के साथ खड़ी है, क्या उनका साथ देती है। दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या भारत के खिलाफ साजिश में पाक किसी भी हद तक जा सकता है, कोई भी लिमिट हो क्रॉस कर सकता है। और तीसरा बड़ा सवाल यह कि भारत के खिलाफ साजिश करके पाक सरकार जनता को खुश करती रहती है, कहती रहती है हमने जुमला दे दिया, ये जनता को ये बताती रहती है कि हमने ये अचीवमेंट हासिल कर ली है। हालांकि वहां पर दाने दाने को लोग मोहताज है। स्थिति इस कदर है कि वहां पर 2 वक्त की रोटी जुटा पाना वहां की जनता के लिए, वहां की कौम के लिए बड़ी बात हो गई है। पानी के लिए मजबूर है। अगर भारत पानी बंद कर दे तो पानी के लिए मोहताज ये लोग हो जाएंगे। लेकिन इनकी साजिशें जरा देखिए। और इस वक्त जो साजिशों की बू, जो उसकी फहरिस्त सामने आ रही है कि ड्रोन भेजते हैं बॉर्डर पर, ड्रोन भेज करके निगरानी रखवाते हैं और तो और पानी के रास्ते साजिशों को कैसे कनेक्ट किया जा रहा है। आप समझिए, वहां पर ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप्स खोल दिए गए हैं, पूरा साजो सम्मान, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां है? आवाम के लिए, आम जनता के लिए। दिक्कत आतंकियों के लिए नहीं, आतंकियों के लिए भरपूर मात्रा में इनके पास पैसे हैं और इसको लेकर के ये सारे सामान, सारा साजो सम्मान इकट्ठा भी आतंकवादियों के लिए कर लेते हैं। करेंगे इसी पर चर्चा और करेंगे पाकिस्तान को बेनकाब उसके इस पूरे चरित्र को लेकर के। हमारे साथ खास मेहमान जोड़ेंगे। इस वक्त मेरे साथ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही सर जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ हैं। उनसे सबसे पहले मैं सवाल लेना चाहूंगी संजीत सर, और साथ ही साथ आपको नजर आ रहे होंगे एक और मेरे खास मेहमान जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, मेजर जनरल अनुज माथुर सर रिटायर्ड, वो भी हमें जानकारी देंगे कि किस तरीके से इस वक्त तस्वीर है। संजीत सर, ये मुझे जरा बताइएगा, इनको जितनी दफा हम डिकोड करें, जितनी दफा हम इन पर भरोसा जताएं कि नहीं इस बार ठीक हो जाएगा, इस बार कुछ अच्छा हो जाएगा, ये उतनी बार हमें धोखा देते आए हैं। और अब ये सिचुएशन आ गई है सर कि अब तो इन पर भरोसा करने पर भी ऐसा लगता है कि दुविधा में फंस जाता है भारत। अब पहलगाम ले लीजिए, उसके बाद कहा गया कि सीज फायर कराया गया। अब 2 से 3 दिन पहले से हम देख रहे हैं कि लगातार ये ड्रोन भेज रहे हैं बॉर्डर पर, पानी में ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब इनके पास अगर खाने के लिए पैसा नहीं है तो आतंकियों के लिए पैसा कहां से आ जा रहा है, साजो सम्मान कहां से आ जा रहा है, तो ये खुद को एक्सपोज ऐसे क्यों कर देते हैं? रितु जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे बुलाया और अहम मुद्दे पे बात करने के लिए। देखिए, जो आपका सवाल है कि हम भरोसा करते हैं और हमेशा भरोसा तोड़ देते हैं, ये गलती हमारी है कि हम उनके ऊपर भरोसा करते हैं। 1 दफे देखा, 2 दफे देखा, 3 दफे देखा और पिछले आप 30 साल से देख रहे हैं, 30-35 साल से जो है यही हो रहा है। हम हमेशा जो है हमने कोशिश की है दोस्ती का हाथ बढ़ाने का और पाकिस्तान ने हमेशा जो है पीठ पे खंजर घोंसा है। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के साथ अब जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था पहलगाम हमले के बाद, वही पॉलिसी करनी चाहिए। बल्कि तो मैं तो एक स्टेप और जाऊंगा कि हमको वेट नहीं करना चाहिए कि जो है हमला होगा या दहशतगर्दी का कोई हमला होगा, कोई बॉम्ब ब्लास्ट होगा, कहीं पे टूरिस्ट को मारा जाएगा। जहां जहां हमको जिस तरीके से इजराइल करता है, जहां जहां हमको पता लगता है कि यहाँ पे टेररिस्ट कैंप है, उन टेररिस्ट कैंपों को इससे पहले वो टेररिस्ट वहां से आकर ट्रेनिंग लेके भारत में आके जो है यहाँ पे गदर मचाए, उससे पहले ही उन टेररिस्टों को लॉक करके उनको जो है डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। चाहे वो पीओजेके में हो, चाहे आप कहते हैं कि खैबर पख्तूनवा में चले गए हैं। भारत के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि भारत पूरे पाकिस्तान में अगर कहीं पे भी टेररिस्ट कैंप है तो उसको बर्बाद किया जा सकता है। आप देखिए जिस तरीके से
लेबनान में सीज फायर है, लेकिन फिर भी इजराइल वहां पे स्ट्राइक करता है अगर उनको थोड़ा सा भी शक होता है कि वहां पे टेररिस्ट है। इसी तरीके से गाजा में थोड़ा शक होते ही हमास के ऊपर हमला किया जाता है। तो जब तक पाकिस्तान को ये डिटरेंस नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान को किसी किस्म का डर नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान ये रुकने वाला नहीं है। और आसिम मुनीर जब से जो है फील्ड मार्शल बने और उसके बाद सीडीएफ बन गए हैं, उसके बाद तो और पक्का है कि आसिम मुनीर साहब जो है कुछ ना कुछ बड़ा रचने जा रहे हैं। अब वो किस शक्ल में रचा जाएगा ये हमको देखना है, लेकिन भारत को हमेशा तैयार रहना चाहिए और प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करना चाहिए, ना कि रिएक्टिव स्ट्राइक होना चाहिए। जब तक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक नहीं होगा, जब तक टेररिस्टों को जब रात को सोते हैं उनके मन में ये डर नहीं होगा कि पता नहीं सुबह की जो है पहली सूरज की किरण देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, तब तक इसी तरीके से टेररिस्ट वहां पे एक्टिविटी होती रहेगी। अब आपका सवाल ये भी था कि उनको पैसा कहां से मिलता है। देखिए, दुनिया में लोगों की भलाई के लिए, लोगों की रोटी के लिए, रोजगारी के लिए पैसे की कमी है, लेकिन कहीं भी आप चले जाइए, दहशतगर्दी के लिए किसी के पास पैसे की कमी नहीं है। चाहे म्यांमार में आप चले जाइए, चाहे आप जो है लेबनान में चले जाइए, आप गाजा में चले जाइए, आप यमन में चले जाइए, इराक में, सीरिया में, दुनिया में जहां पे भी आप देखिए, जहां पे भी टेररिस्ट है वहां पे पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हर आदमी, हर देश जो है दहशतगर्दी के लिए पैसा देने के लिए तैयार होता है। और जब कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, उसमें मीटिंग में बैठते हैं, तब सारे देश ये बात करते हैं कि जी हमको काउंटर टेररिज्म करना चाहिए, काउंटर टेररिज्म करना चाहिए। लेकिन हर देश दूसरे देश के साथ टेररिस्टों को पाल रहा है, पोस रहा है, और पाकिस्तान तो इसमें एक्सपर्ट है। रितु जी। बिल्कुल संजीत सर, और मेरे साथ माथुर सर भी कनेक्ट है। माथुर सर, हमने एक पॉलिसी अपनाई है और सीधे सीधे कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ऑपरेशन सिंदूर एक दफा हमने कर दिया है, अब दूसरी दफा अगर होगा तो पाकिस्तान को याद दिला दिया जाएगा कि उसने क्या किया है, उसका रिजल्ट क्या होगा वो आप मुझे जरा समझाइएगा। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 अगर होगा, क्योंकि हमने क्लियर कह दिया है आप आतंकी भेजिए, उन सभी को जहन्नुम भेजा जाएगा। जय हिंद ऋतु। देखिए, बिल्कुल साफ मैसेजिंग है। आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं कि सबसे बड़ी जो चीज आज पाकिस्तान खौफजदा क्यों है। पाकिस्तान खौफजदा भारत से दो वजह से है, और इसी वजह से आपको आईएसआई की जो स्ट्रेटेजी है लेटेस्ट समझाने की कोशिश करूंगा कि दो जो चीजों से खौफजदा है। भारत का एक सशक्त राजनीतिक नेतृत्व जो कि सही निर्णय लेने में सक्षम है, कठिन निर्णय लेने में सक्षम है, ये उनको पता है। दूसरा, भारत की जो इंडिजिनस वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी है, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर का एक बहुत बड़ा टेक अवे ये रहा है कि हमारी जो इंडिजिनस वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी ने पाकिस्तान के हर इक्विपमेंट को ध्वस्त करके और उनको घुटनों पर ला करके रख दिया। तो ये जो दो चीजें हैं, इनसे पाकिस्तान खौफजदा है। उनको इसका कोई तोड़ निकालने की कोशिश वो कर रहे हैं। और उसी कोशिश में जो पाकिस्तान की जो लेटेस्ट आईएसआई की जो स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान का इसमें निकल उभर करके सामने आया था और भारत ने उनके आतंकवादी अड्डों को तबाह कर दिया था, उसके बाद पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने आतंकवादी गतिविधियों को थोड़े दिनों के लिए टोन डाउन करने के लिए आदेश दिए थे। ये टोन डाउन करने के लिए आदेश इसलिए दिए गए थे कि वो ये चाहते नहीं थे कि दुनिया को पूरी तरह से इस बात का कन्विंस हो कि पाकिस्तान का डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इस वजह से उनकी एक्टिविटीज कम हुई थी। अभी जो एक्टिविटीज आप देख रही हैं ऋतु, वो एक्टिविटीज इसलिए बढ़ी हुई हैं कि अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सेना ने इनको हर ग्रीन सिग्नल देने की कोशिश करी है। पाकिस्तान के कई अधिकारी इसके अंदर और आईएसआई के एजेंट्स के अंदर शामिल हैं और उन्होंने ग्रीन सिग्नल, उसकी भी एक और टैक्टिक्स में स्ट्रेटजी इनकी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उन्होंने क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के नॉन टेरर आउटफिट्स हैं उनका नाम कहीं ना कहीं इसमें ना आए, और वो किसी और आईएस या किसी अलकायदा या किसी और टेरर ऑर्गेनाइजेशन के बैनर के तहत भारत के ऊपर हमले करने की कोशिश करें। ये जो मूवमेंट हमको
टेरर ग्रुप्स का नजर आ रहा है, राजौरी की तरफ या पर जम्मू की दिक्कत तरफ। तब आती हाँ। है सर जब इनके पास बहुत इनके पास खजाने में पैसा होता है मैं उसकी मैं आतंकियों के वजह लिए। बताता हूँ हाँ रितु, मैं प्लीज आपको प्लीज। वही वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है इन टेरर आउटफिट्स को, चाहे वो लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो या कोई और हो, उनको अपनी एक एक्सटेंडेड आर्मी की एक्सटेंडेड रेजिमेंट के तौर पे ट्रीट करता है। उनको पता है वो कि कन्वेंशनली वो भारत के खिलाफ कहीं नहीं टिकते हैं। और जैसा कि आपने कहा रितु, ऑपरेशन अगर सिंदूर 2.0 होगा तो उनको मालूम है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। वो जानते हैं, उनके सारे दोस्त जानते हैं इस चीज को। इस वजह से अब वो एक नए बैनर के अंदर इन टेररिस्ट को भारत में इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश करेंगे। और ये होगा कि भारत का जो टेरर अटैक्स भारत में हो रहे हैं वो या तो इंडिजिनसली इंजीनियर्ड हैं, या फिर कोई आईएएस या अलकायदा वाले कोई आउटसाइड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं। ठीक है। ये उनकी मेन बेसिस है स्ट्रेटजी का। लेकिन दुनिया को इस बात का पता है, भारत हमें के इस बात खिलाफ का ये पता पहली है। दफा नहीं है सर, ये नापाक साजिश ये कई दफा कर चुका है पाकिस्तान, और अब तो इसमें कोई दो राय भी नहीं रहती है। जी प्लीज कंप्लीट कीजिए। स्ट्रेटेजी वही है कि ब्लीड इंडिया बाय 1,000 कट्स। ब्लीड इंडिया बाय 1,000 कट्स कैसे होगा? ब्लीड इंडिया बाय 1,000 कट्स को 1,000 कट्स क्या है? वो टेरर अटैक्स ही तो है वो 1,000 कट्स। और ये टेरर पॉलिसी अभी की नहीं है, 3 दशक पुरानी पॉलिसी है। और ये पॉलिसी भी इसीलिए बनाई गई है ऋतु, क्योंकि वो जानते हैं कन्वेंशनल स्टैंड ऑफ में वो भारत के खिलाफ कहीं भी नहीं स्टैंड नहीं टिकते। करते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। संजीव सर मेरे साथ कनेक्ट है, विदेश मामलों की जानकार है, कई दफ़ा हमारे साथ चर्चा में शामिल भी हुए हैं। सर थोड़ा आप लेट जुड़े, मुझे ये जानने में अब दिलचस्पी है कि एक तरफ तो ये झंडा बरदार बनते हैं कि आतंक से खुद परेशान है, दूसरी तरफ दुनिया इन्हें दूसरे नज़रिए से समझती है कि आतंक का पर्याय कोई है तो वो पाकिस्तान है। अब मैं मुल्तान की बात करूं जहां हाफिज सईद जाता है, दुआ मांगता है, जहां इनका ट्रेनिंग सेंटर खुल रहा है। समंदर के रास्ते इन्होंने 2008 में भी ये कोशिश की थी ना संजीव सर, अब ये एक दफा फिर से कर रहे हैं। ये किस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है? देखिए रितु जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान आज भी आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। और जो टेरर कैंप्स हैं वो अभी भी चल रहे हैं। और पाकिस्तान ने जो आतंकवाद का जो इस्तेमाल है, वहाँ के जो मैं अगर जो स्पॉन्सर्स की बात कर रहा हूँ, रियल रूलर्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ की सेना और खुफिया एजेंसी ने अपने बहुत सारे जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उसको हासिल करने के लिए उसने आतंकवाद को हमेशा से इस्तेमाल किया है। चाहे वो भारत हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, हर जगह उसने इस तरीके की नीतियों पर वो कायम रहे हैं। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य इस बात को कहना चाहता हूँ कि आज ये जो आतंक के जो भस्मासुर हैं वो पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए ही सबसे बड़ा संकट बन करके उभरे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो, BLA, BLF हो, ये जो सारे जो संगठन, आतंकी संगठन हैं, ये पाकिस्तान के सेना पर ही सबसे बड़े हमले कर रहे हैं। और पाकिस्तान की जो अगर पिछले वर्ष का अगर आप पूरा आंकड़ा उठा करके देखें तो पाकिस्तान की सेना के जो जवान हैं, जो सैनिक हैं, इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में आतंकवादी हमलों में कभी भी नहीं मारे गए जितने कि पिछले वर्ष 2025 में वो मारे गए थे। तो जाहिर है कि इससे बहुत स्पष्ट है कि ये जो भस्मासुर जो पाकिस्तान ने पाल रखे थे वो पाकिस्तान के ही ऊपर हमले कर रहे हैं, उसे जला रहे हैं। ये जो जहरीले सांप जो पाल रखे थे पाकिस्तान ने, वो पाकिस्तान को डस रहे हैं। हिलेरी क्लिंटन के जो शब्द हैं वो चरितार्थ हो गए हैं। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि पाकिस्तान अभी भी नहीं चेता, और मैं जैसा कि मैं आपके शोज में पहले भी कहता रहा हूं और कई पाकिस्तानी जो गेस्ट भी बैठते हैं उनके सामने भी उनको भी मैं डायरेक्टली इस बात को कहता हूं कि यदि पाकिस्तान अभी भी नहीं चेता तो आने वाले समय में ये जो आतंकवाद की जो भस्मासुर को की वाली जो नीति है, भस्मासुरी जो नीति है, वो पाकिस्तान के विखंडन का कारण बनेगी। पाकिस्तान को कई भागों में विभाजित करके रहेगी। और पाकिस्तान का पहले ही आप जानते हैं कि इसी तरीके की जो नीतियों की वजह से उसका 2 भागों में विभाजन बहुत पहले हो गया था और अब ये 4 भागों में बंट सकता है। ये मुल्क जाहिर है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान की अगर आप मंशा उठा करके देखें तो उसकी मंशा सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक सीमित नहीं है।
वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है, पूरे पाकिस्तान में कट्टर शरिया लागू करना चाहता है। और इनका जो टीटीपी है वो बड़े हमले कर रहा है, लगातार हमले कर रहा है। ठीक है। काबुल में तालिबान की सत्ता में आने के बाद जितने भी टीटीपी के जो दुर्दांत जो आतंकी थे, जो अमेरिका और नेटो ने जेलों में बंद करके रखे थे, सभी आजाद होकर के सीधा वो वेस्टर्न फ्रंट पर पहुंच गए हैं और वहां पर वो बड़े हमले कर रहे हैं और उनकी मंशा पूरे पाकिस्तान में शासन करने की है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान यदि अभी भी नहीं चेते और दहशतगर्दी को उन्होंने अभी भी अगर सपोर्ट करने की नीति पे जारी रखा, तो जाहिर है कि उसका जो है कई भागों में लेकिन विभाजन मैं होगा। इसमें जो समझ पा रही हूँ, संजीत सर, एक पॉइंट उठता है कि रिक्रूटमेंट कराना। अब आतंकी जो इनके गठजोड़ है, जो इनके ग्रुप्स हैं, जो सेल्स है, डिसेंट्रलाइज्ड हैं, सेल बेस्ड हैं, अलग अलग है, चाहे लश्कर ए तोयबा हो या दूसरे ग्रुप्स हो, जैश हो, ये तमाम जो ग्रुप्स हैं ये वहाँ पर इजीली पॉपुलेट हो रहे हैं, इजीली चल रहे हैं, इजीली एक्सेस है इनको वहाँ की पाकिस्तानी सेना का। वो भी तो बैकअप दे ही रहे ना, स्पॉन्सर कर रहे हैं एक तरह से। तो सवाल उठेगा रिक्रूटमेंट को लेकर, फंडिंग को लेकर, उठेगा प्रोपेगेंडा को लेकर सवाल, और जो इसके जरिए कॉन्स्पिरेसी करते हैं। देखिए, सवाल तो उठते रहे हैं पहले भी, और यही कारण है कि आज ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को लश्कर ए तोयबा और जैसे मोहम्मद के ऊपर दिखावे की एक कार्रवाई करनी पड़ी कि हमने जी उनके ऊपर कार्रवाई कर दी है और उसको हमने बैन कर दिया है, उनके आतंकी जेल में हैं। अब जेलों में अगर आप किसी आतंकी को बंद करके 5 स्टार ट्रीटमेंट देंगे तो जेल में रहने का क्या मतलब है? और उसको हर तरीके की सिक्योरिटी आप जेल के माध्यम से प्रोवाइड करा रहे हैं, हर तरीके का अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं और उसको गेस्ट की तरह से रख रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं, एफएटीएफ को दिखा रहे हैं कि ये जेल में बंद है, इसको इतनी सजा सुनाई जा चुकी है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखिए तो पाकिस्तान के ये जो आतंक के जो आका हैं, जो पाकिस्तान की सेना आतंकी संगठन, वो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस को खड़े करके टीआरएफ, द रेसिस्टेंट फ्रंट, जो कि पहलगाम के आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार था, उसको ये लश्कर ए तोयबा का ही फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसने जाहिर है कि घटनाओं को अंजाम दिया और उसके पीछे भी वो हाफिज सईद। इसके साथ साथ मैं संजीत सर से जानना चाहूंगी। संजीत सर, हमने देखा था जब ये बात हुई थी, पहलगाम वाली सिचुएशन थोड़ी सी स्लोप हुई थी और वो जब चीज़ें ठीक होने लगी थी, उसके बाद ये कहा गया कि ट्रम्प के कॉल के बाद ये चीज़ें आई, स्टेबल हुई। हालांकि वो दूसरा पर्सपेक्टिव है। मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ कि वहाँ पर जो सरकार थी, वहाँ की जो रजीम है, शहबाज शरीफ हैं या इनके फील्ड मार्शल हैं, इन सभी ने हामी भरी थी सीज फायर को लेकर के, कहा था कि अब इस तरीके का प्रयास हमारी तरफ से नहीं होगा। उसके बाद ही सीज फायर को लेकर के स्थिति बनी थी। हमारी तरफ से हमने कभी नहीं कहा कि आप रोक दीजिए या हम इतने केपेबल नहीं है कि हम फाइट कर पाए। अब इस सिचुएशन में अगर दोबारा से ये कोशिश कर रहे हैं तो ये तो क्लियर मैसेज है कि साइलेंट इन्होंने भी हामी दी होगी, इनकी सेना की भी हामी होगी, इनकी सरकार की भी हामी होगी। अब ये इतना आसान थोड़ी कि कसूरी कह दे कि हमें तो इन्विटेशंस मिलते हैं, इनके आतंकी कह रहे हैं कि इनकी सेना इनको इनवाइट करती है इवेंट्स के लिए। देखिए ऋतु जी, सबसे पहले तो मैं जो संजीव श्रीवास्तव जी ने जो बोला है पॉइंट के, इन्हीं के जो टेररिस्ट है वो इन्हीं के लिए जो मुसीबत बनेंगे। मेरा ये मानना है कि ये जो जैश ए मोहम्मद हो, एलईटी हो या हिजबुल मुजाहिदीन हो, इन्होंने पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी नहीं की है। ये सिर्फ भारत के खिलाफ ही है और ये भारत के खिलाफ ही करते आए हैं। इनके टेररिस्ट कैंपों में ट्रेनिंग दी जाती है और फिर इनको ट्रेन किया जाता है और फिर इनको इन्फिल्ट्रेट किया जाता है भारत के अंदर और फिर ये भारत में दहशतगर्दी करते हैं। तो इन तीनों ने तो पाकिस्तान के अंदर, हाँ, टीटीपी जो पाकिस्तान ने जिसको पाला पोसा बड़ा किया, वो टीटीपी आज इनके गले की हड्डी बन गई है, वो इनके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो 3 ऑर्गेनाइजेशन है और इन 3 ऑर्गेनाइजेशन के आने के बाद जो है बाकी जो इनकी जो है और ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये तीनों का नाम नहीं देना चाहते तो इसलिए नए नए तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है, पर है वो ही, सिर्फ नाम बदले जाते हैं। नंबर 1। नंबर दूसरी जो बात समझने वाली वो ये है कि जैसे आपने कहा कि ये जो हामी जो सीज फायर की बात हुई है, ये इसमें बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं मैंने कराई है, चाइना कहते हैं मैंने कराई है, चलो थोड़ी देर के लिए माना जाए किसी ने भी कराई हो, लेकिन ये पहल जो है पाकिस्तान की तरफ से हुई थी। जब वहां पे केराला हिल्स के ऊपर नूर खां बेस के ऊपर जब हमला हुआ और उनके जो न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक एसेट्स वहां पे थे, उनको जब लगा कि ये जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो उन्होंने, पाकिस्तान ने जो है
अमेरिका को भी बोला कि हमारा सीज फायर करा, और उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात करी। लेकिन उन्होंने इस चीज की हाँ भरी कि नहीं भरी कि हम आगे से कोई टेररिस्ट अटैक करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके बारे में कोई ऐसी स्टेटमेंट है नहीं। और दूसरी चीज, अगर ऐसी स्टेटमेंट आ भी जाती है और वो दे भी देते कि ठीक है जी इस बारी तो जो हो गया सो हो गया, आगे से पाकिस्तान की धरती को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, अगर वो तो फिर कह भी दे। प्रधानमंत्री ने वो जो एक बयान आया था उनका, बहुत सुर्खियों में भी रहा था कि इसके बाद अगर पाकिस्तान कोई ऐसी हलचल करता है या इस तरीके की कोई गतिविधि पाकिस्तान की तरफ से सामने आती है, इट्स स्ट्रेट अवे एक्ट ऑफ वॉर। वो क्या था सर? वो बिल्कुल सही बोला है वो, क्योंकि अब से पहले जो है ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब भी कुछ होता था तो हम सिर्फ डोजियर बना देते थे और डोजियर देते थे, पाकिस्तान उसको नकार देता था और वो बात खत्म हो जाती, चाहे वो मुंबई का अटैक हो। ये तो उरी अटैक के बाद और फिर बालाकोट स्ट्राइक जो हुई है, इसके बाद जो ये पुलवामा में हुआ, ये सब चीजें जो हैं, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के टाइम से ये कार्रवाई शुरू हो गई। अगर ये कार्रवाइयां पहले से ही शुरू होती, जैसे पार्लियामेंट पर अटैक हुआ जिसमें पूरी इंडियन आर्मी, पूरी आर्म फोर्सेस को मोबिलाइज किया गया, उसके बाद पठानकोट पर अटैक हुआ, उसके बाद मुंबई में अटैक हुआ, अगर ये कार्रवाई पहले से ही भारत सरकार इतनी प्रोएक्टिव होती तो मेरा ख्याल हो सकता है हम इस स्टेज तक, पहलगाम तक नहीं पहुंच पाते। तो ये तो जो है भारत सरकार ने जब अब ये कदम उठाने शुरू किया, पाकिस्तान को भी पता है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 हुआ तो उसके बाद जो है पाकिस्तान को इतनी, क्योंकि जब तक पाकिस्तान की आर्मी, मैं बार बार इस बात को आपके चैनल पे कहता हूं, टेररिस्ट कैंपों को मारने से या डिस्ट्रॉय करने से कुछ नहीं होगा, वो दोबारा टेररिस्ट बन जाएंगे। टेररिस्ट तो ऐसे हैं कि 10 को मारोगे तो 20 खड़े हो जाएंगे। जब तक उनकी जो मेन चीज है, जो उनकी मिलिट्री है, जब तक मिलिट्री को नुकसान नहीं पहुंचेगा तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। 71 में इनका बुरा हाल हुआ था, यानी कि तब आप तक सीधे हम सीधे स्ट्रेट अवे आतंकियों को और सेना को एक ही किताब पर पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली माथुर सर, क्योंकि माथुर सर, आतंकी भी हाँ, सेना है और सेना भी आतंकी है। ठीक है माथुर सर, संजीत सर ने एक लाइन में इसे समअप कर दिया कि सेना वहां की हो या हम उन्हें आतंकी कहें, वो काम एक ही कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही मिले हुए हैं, एक ही थाली के जो दो व्यक्ति हैं। अब मुझे ये समझाइएगा कि मुनीर की ये जो कॉन्स्पिरेसीज का पार्ट है, फील्ड मार्शल जो इनके हैं अपने मुल्क में नहीं देखते, सेलिंग मोड ऑन कर दिया, ये दूसरी दफ़ा आप हटाइए। इनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी ना हो, पानी ना हो, हवा भी रोक दी जाएगी अगर परेशान किया तो। इनको इतने साइड में इतने दुश्मन पाल लिए पाकिस्तान ने, टीटीपी को देख लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा में देखिए, गृह युद्ध चल रहा है, लेकिन इनका इंटरेस्ट थोड़ा सा अलग दिखता है मुझे। ये अपने देश के लिए इंटरेस्टेड है ही नहीं, ऐसा लगता है। ये इंटरेस्टेड है ईस्ट पाकिस्तान में, इंटरेस्टेड है इंडिया को परेशान करने में, जैसा आपने कहा कि ब्लीड इंडिया बाय 100,000 वुंड्स। अब ये जो इनका कहा जाए सीधे सीधे इनको डिकोड किया जाए, चाहे लश्कर तोयबा हो, चाहे इनके जैश का मॉड्यूल हो या और भी आतंकी संगठन हो, ये कोई एक दो तो है नहीं, बहुत बड़ी फहरिस्त है। 81 तो मैंने ऑन ऑफिशियल पेजेस पढ़े, उससे भी ज़्यादा है। अब मुझे ये बताइएगा सर, अभी तो 26 तारीख नज़दीक है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट हो या हमारी सेना हो, हमारी डिफेंस फोर्सेस हो, वो सब चाक चौबंद थे, अलर्ट है। लेकिन ये 26 तारीख के पहले का ये कहा जाए ड्रोन दिख जाना, कोई आम बात तो नहीं है सर, इसको इतना लाइटली लेना भी सही नहीं होगा मेरी दृष्टि से। आप क्या मानते हैं? ऋतु, देखिए मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ बता दूं कि आप कह रहे हैं लाइटली लेना, कोई इसको लाइटली नहीं ले रहा है। सेना पूरी तरह से तत्पर है और जो इस प्रकार के जो एक्शंस हो रहे हैं उनके खिलाफ, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था थोड़ी देर पहले भी, उनके खिलाफ पूरी तरह से आप तैयार हैं, ये बात बिल्कुल साफ है। जहां तक सवाल इन 2-3-4 इंपॉर्टेंट डेज का है, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस हो, चाहे गणतंत्र दिवस हो या और कोई 2-1 इंपॉर्टेंट डेज हो, वहां पर पाकिस्तान जरूर कोई ना कोई एक्टिविटी करने की कोशिश करता है। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि वो इस बात को वहां पर दिखाना चाहते हैं कि भारत में जो है आतंकवाद के हालात जो है वो ठीक नहीं है। और गणतंत्र दिवस पे आपके पास पूरी दुनिया से लोग वहां पर उसको देख रहे हैं, उस समय आ रहे हैं, तो वो प्रयास हमेशा करते हैं कि इन स्पेशल डेज के ऊपर कोई एक्टिविटी ऐसी हो जाए जिससे कि एक पूरे दुनिया में एक प्रकार का मैसेज निकल करके जाए। तो ये बिल्कुल आप निश्चिंत रहें
कि पूरी तरह से इनको कोई लाइटली नहीं ले रहा है और इनको 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 टैकल करने के हमारे पास बट ठीक है पोजीशन। सर, हाँ, पहले मेरा एक और क्वेश्चन इसी में ऐड कीजिएगा हाँ, प्लीज। एक क्वेश्चन ये होता है कि इनके पास खाने के लिए है नहीं, आईएमएफ से लोन ले रहे हैं, तो ये आतंकियों को भी पैसे कहां से दे रहे हैं, या इनके आतंकी के पास जो फंडिंग आ रही है ये कहां से अप्रोच कर पा रहे हैं? नहीं ऋतु, ये पैसे का तो बिल्कुल साफ है, जो आतंकवाद, जो भी पैसा इनके पास आ रहा है। देखिए आपको मैं एक बात बताता हूँ, इन्होंने एक पूरी की पूरी जनरेशन तैयार करी है। ये जो जनरेशन आज पाकिस्तान में है, उनको सिर्फ दो चीजें, जन्म घुट्टी की जगह पहली जगह दो चीजें पिलाई गई हैं कि कश्मीर और भारत एंटी इंडिया रिटॉरिक, और ये दो चीजें बना करके इनको इनको आगे बढ़ाया गया है। और ये जनरेशन इस बात को समझती है कि बिल्कुल इसके अलावा और कोई काम नहीं है, और जब भी पाकिस्तान में कोई इंटरनल इश्यूज उभर करके सामने आते हैं तो वो कश्मीर का राग अलापना शुरू कर देते हैं और एंटी इंडिया रिटॉरिक को श्रेड करना शुरू कर देते हैं। और उसकी वजह से ये लोग, जिनको कि पूरी तरह से इंडोक्ट्रिनेट करके आपने तैयार किया है, वो फिर इकट्ठे हो जाते हैं और वो भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देते हैं। मेरा ये मानना है, देखिए, कि इनको इस बात का पूरा पता है कि वो किसी भी तरीके से भारत के साथ युद्ध में कहीं भी वो ठहरते नहीं हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इनको दिखा दिया गया है, और ये 88 घंटे में इनको इनके घुटनों पर लाके रख दिया। हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने भी इस बात को बता दिया। एक बात बिल्कुल साफ है कि वो इस प्रकार की प्लानिंग हमेशा करते रहेंगे, नए मॉड्यूल्स तैयार कर रहे हैं, और वो ये उसको रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने लश्कर को और जैश को और हिजबुल मुजाहिदीन को पूरी तरह से कंट्रोल करके इनको दबा के रखा हुआ है, और ये तो कोई और ही इस आतंकवादी घटना को अंजाम दे रहा है, चाहे उसमें आईएस का नाम लाइए, चाहे अलकायदा का नाम लाइए। तो ये इनकी एक स्ट्रेटजी है, और उसमें जो फोर्स है वो लश्कर की होगी, बैनर आईएस के केपी का होगा, और हमला वो भारत में आकर के करेंगे। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने आगे अपने लोगों को, ठीक है, फिर तो सवाल ये हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी उठना चाहिए फिर ये मुद्दा। संजीव सर, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय, यस, और यस, इनको पता है। एक सबसे बड़ा, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि एक बहुत बड़ा आज पाकिस्तान को अमेरिका का अवैध हस्त क्यों प्राप्त है, वो इसलिए कि पाकिस्तान की सेना का अमेरिका गाजा में इस्तेमाल करना चाहता है। मुझे लगता है वो डील लगभग फाइनलाइज हो गई है, और पाकिस्तान अपनी सेना को गाजा में भेजेगा। इस वजह से अमेरिका पाकिस्तान का हाथ थाम करके बैठा है। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने 2018 में कहा था कि हमने करोड़ों अरबों रुपए पाकिस्तान को दिए, और उन्होंने वो तमाम पैसा आतंकवादी गतिविधियों में लगा दिया। तो ये चीजें चेंज होती रहती हैं, और आप इस बात को मान के चलें कि जितने भी इनके एक्शंस हैं उनके लिए, उनसे निपटने के लिए बड़े बड़े दावे होते हैं। संजीव सर, बड़े बड़े दावे होते हैं, यूएन के अपने दावे, इंटरपोल के अपने दावे, एफएटीएफ के अपने दावे टू कंट्रोल टेररिज्म। यूएन की तो विंग्स भी हैं, हम देखते हैं टेररिज्म को रेगुलेट करने के लिए। यूएनओसीटी की बात करूं, सीटीईडी की बात करूं, जिसमें मॉनिटरी फोर्स है, एक इम्प्लीमेंटेशन फोर्स है, रेगुलेशंस को गवर्न करने की बॉडी है, असिस्टेंट स्ट्रेटजी, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये तमाम, ये एक शब्द भारी भरकम इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये क्या ऑन ग्राउंड नहीं देख पा रहे हैं? और पाकिस्तान को कर्ब करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं क्या? पाकिस्तान जो कर रहा है हम देख रहे हैं, सारे दुनिया के लोग देख रहे हैं, क्या यूएन की आंखें क्यों बंद है? या यूएन सिर्फ अभी भांप रहा है? देखिए, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एक इररिलेवेंट सा होता हुआ ऑर्गेनाइजेशन रह गया है, और इसके पास कोई किट तो पहले भी नहीं थे, कोई लॉ इन्फोर्समेंट के जो शक्तियां हैं वो यूएन के पास बिल्कुल अभी नहीं है। और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को किस तरीके से अमेरिका और रशिया और जो महाशक्तियां, जो परमानेंट 5 हैं, जो पंच प्रधान हैं, वो राजनीति का अखाड़ा किस तरीके से बनाते हैं, और सबने देखा है किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम रेजोल्यूशंस को एक दूसरे के वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए डिफीट किया जाता है। और हमने 2003 में जब अमेरिका ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश के समय में इराक पे जो हमला हुआ था, उसमें तो यूएन को पूरी तरह से साइडलाइन किया गया। अभी वेनेजुएला में जो अमेरिका ने जो एक्शन लिया है, क्या उसकी जो परमिशन उसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से ली थी? नहीं ली थी। तो ये जो अमेरिका और इस तरीके की जो बड़े महाशक्ति जो P5 अपने आप को कहते हैं, उन्होंने ही यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को सबसे अधिक क्षति पहुंचाई है। और जब तक उनका वो स्टेटस को बना रहेगा,
जब तक यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स नहीं होते और भारत जैसे जो राष्ट्र हैं, जर्मनी, जापान जैसे जो राष्ट्र हैं, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसे राष्ट्र उसमें शामिल नहीं होते यूएनएससी में, तब तक ये यूएनएससी अपना रोल नहीं प्ले कर पाएगा। तो देखिए, यूएन की बात तो आप छोड़ ही दें, यूएन की कोई भूमिका वर्तमान समय में अभी दिखाई नहीं देती, चाहे वो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना हो, चाहे आतंकवादी क्यों ना हो। सिर्फ भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करने से नहीं होता है, आपको ग्राउंड पर एक्शन लेकर के दिखाना होता है, जो कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन करने में सक्षम नहीं है। लेकिन मैं दूसरी बात पे आता हूं कि देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, उसने पाकिस्तान को बहुत ही लाउड एंड क्लियर तरीके से ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के बाद बता दिया था कि यदि आपने भविष्य में किसी तरीके की ऐसी हिमाकत की तो फिर आगे की जो कार्रवाई होगी उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो। और वो जो कार्रवाई होगी सिर्फ आतंक के ठिकानों पर नहीं बल्कि उनके पनाहगारों पर भी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को भी स्पष्ट किया था कि ये जो नया भारत है किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेल से डरने वाला नहीं है। आपके पास न्यूक्लियर है तो हमारे पास न्यूक्लियर, और न्यूक्लियर को सेकेंडरी, फोर्थ स्ट्राइक, मल्टीपल स्ट्राइक करने के ऑप्शंस भारत के पास मौजूद है। और पाकिस्तान का अस्तित्व भी जो है खतरे में पड़ जाएगा यदि उसने कोई ऐसी हिमाकत की। तो देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि ये जो नया भारत किसी भी तरीके की आतंक की साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवाद के प्रति इस नए भारत का अप्रोच जीरो टॉलरेंस का है। तो और यदि पाकिस्तान ने कोई हरकत की, एफएटीएफ के पास इतनी क्या मजबूरी, अभी भी ब्लैक लिस्ट नहीं किया, अभी भी ग्रे लिस्ट में। आपने यूएन को लेकर कहा कि यूएन को रिफॉर्म्स की जरूरत है, एफएटीएफ को क्या जरूरत है? एफएटीएफ के पास क्या इसकी डिटेल्स नहीं है क्या? उनके जो प्रतिनिधि है क्या वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो क्या रहा है? पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ भारत को छोड़ दीजिए, आप बांग्लादेश में देख लीजिए, आप अफगानिस्तान में देख लीजिए, आप पड़ोसी मुल्कों में देख लीजिए, सब जगह तो यही कर रहा है ना संजीव सर। देखिए, एफएटीएफ ने पाकिस्तान को कई बार ग्रे लिस्ट में डाला और एफएटीएफ में पाकिस्तान लंबे समय तक ग्रे लिस्ट में रहा है। और जाहिर है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ये जो ट्रंप प्रशासन के द्वारा या पहले की भी जो एडमिनिस्ट्रेशन रहे हैं, अनेकों बार उसको वहां से निकालने में अमेरिका की जो पाकिस्तान के संदर्भ में और आतंकवाद के जो पाकिस्तानी आतंकवाद के संदर्भ में जो डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं उसकी वजह से भी उससे मदद मिल जाती है और वो पाकिस्तान एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाता है। और पाकिस्तान ने एफएटीएफ की आंखों में धूल झोंकने के लिए कई दिखावे की कार्रवाई की है। जैसे कि आप हाफिज सईद को अगर पाकिस्तानी हुक्मरानों से पूछें कि ये हाफिज सईद के बारे में क्या कहना है, तो उनका वो तो मल्टीपल कन्विक्शंस हो चुके हैं, वो तो लंबे समय तक के लिए अंदर है, लेकिन वो अंदर किस तरीके से है, वहां पर 5 स्टार ट्रीटमेंट उसको मिलता है, हर तरीके से उसको सिक्योरिटी जो कवर है, जेल के अंदर की जो सिक्योरिटी को उल्टा उसको एक सिक्योरिटी कवर के रूप में एक वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये जो पूरी स्थिति है वो एफएटीएफ की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। लेकिन मैं ये अवश्य कहना चाहता हूं कि एफएटीएफ, सर आपने बहुत राइटली कोट किया और संजीत सर से मैं चाहूंगी इस पर जरा लाइट डालें। बहुत मशहूर लेखक है जॉन टेंस और उन्होंने लिखा है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ना यहाँ पर प्यार है ना यहाँ पर जंग है, दोनों ही चीजें नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान का ऑब्सेशन मात्रा में कहना सही रहेगा कि कश्मीर से ऑब्सेशन इनका इस कदर है, भारत के खिलाफ इनका इस तरीके का एक सोच है कि ये किसी भी हद तक इसके लिए उतर जाएंगे। तो जी, जहां तक ये सवाल है कश्मीर का, कश्मीर तो एक जो है दोनों मुल्कों के बीच में एक हमेशा मुद्दा रहा है और ये मुद्दा जो है उस समय के प्रधानमंत्री अगर थोड़े दिन, 1 महीना और रुक जाते तो मुद्दा शायद होता ही नहीं। लेकिन वो बात अगर हम मान भी लेते कि अगर कश्मीर का मुद्दा नहीं होता तो पाकिस्तान के जिस तरीके से वहां पे जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जरूर है, लेकिन वहां पे चलती मिलिट्री की, और जिस भी देश में मिलिट्री की चलती है वो कोशिश मिलिट्री यही करती है कि कुछ ना कुछ मुद्दा ऐसा उठा के रखे जिससे उनकी अहमियत बढ़ी रहे। और वो पाकिस्तान आर्मी ने बहुत ही बखूबी से, बहुत ही सही तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के माइंडसेट में, लोगों के माइंडसेट में ये डाल रखा है कि ये तो पाकिस्तान की आर्मी जो इतनी प्रोफेशनल जनता को भी छल रहे हैं क्या, आवाम को भी छल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जनता को तो छल ही रहे हैं जो बाकी भारत का या अफगानिस्तान का क्या बिगाड़ सकते हैं। वो तो जब भी हमला करेंगे उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। नुकसान तो पाकिस्तान के अवाम का हो रहा है जो महंगाई की लड़ाई में इतनी बुरी तरह से जूझ रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि भारत सबसे बड़ा खतरा है, भारत ने आज तक किसी के ऊपर हमला नहीं किया, भारत ने हमला जब किया है जब हमको जो है छेड़ा गया है।
तो ये तो कार्रवाई जो है पाकिस्तान आर्मी हमेशा करती रहेगी। वो कभी भी कश्मीर के मुद्दे को शांति नहीं ठंडे बस्ते में नहीं डालेगी, क्योंकि जिस दिन कश्मीर का मुद्दा ठंडे बस्ते में डल गया या रिजॉल्व हो गया, उस दिन पाकिस्तान आर्मी की अहमियत खत्म हो जाएगी। उनके जो जनरल जो घूमते हैं 5 स्टार, उनको ट्रीटमेंट मिलती है बाहर के मुल्कों में, उनको कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह में उनके घर है, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, वो सहूलियत कहाँ मिलेगी? तो इसलिए ये तो आवाम के साथ धोखा किया जा रहा है। और मेरा पॉइंट जो संजीव श्रीवास्तव भी कह रहे थे, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि यूएन एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है और हमको अब यूएन की तरफ नहीं जाना चाहिए, ना ही हमको जो है इंतजार करना चाहिए कि जो ग्रे लिस्ट में डाले। हमको वो करना चाहिए जो हमारे इंटरेस्ट में है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये साबित कर दिया आने के बाद कि माइट इज द राइट, जिसके पास ताकत है वो सब कुछ कर सकता है। तो इसलिए सबसे पहले भारत को ताकतवर बनना होगा, ताकि ये अगर एक बार भारत को इतना ताकतवर बन गया तो ये जो माइनर इश्यूज हैं ये सब अपने आप धीरे धीरे के खत्म हो जाएं। क्योंकि बाकियों को भी, आज बांग्लादेश भी भारत के साथ पंगा ले लेता है, कभी अफगानिस्तान लेता है, कभी नेपाल लेता है, कभी श्रीलंका, और तो चिकन नेक पर भी पाकिस्तान बड़ी आग लगाए देख रहा है। चिकन नेक पर भी अगर चाइना को कहें इफेक्ट करने के लिए, चाइना को उकसाने के लिए, बांग्लादेश एक तरफ पाकिस्तान भी खड़ा है। पाकिस्तान भी उसमें आग में घी डालने की कोशिश कई दफ़ा कर चुका है। अब माथुर सर, ये आतंक की फैक्ट्री 2008 में हमने देखा था, समुद्र के रास्ते कैसे उन मासूम जिनको ब्रेन वॉश करके इन जिहादी आतंकियों ने भेजा था, उस समय क्या हुआ था 26/11 में हमने देखा था तटों पर कैसे वो हमारे लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनकर आए थे, लैस होकर के आए थे, और पूरा एक सुसाइडल बॉम्बिंग का पूरा एक खाका तैयार करके आए थे। और सिर्फ कहा जाए तो अगर एड्रेस किसी को करना है, किसी को इसकी जानकारी देनी है, ऑपरेशनल हर एक जानकारियां वो देते थे अपने आकाओं को या आतंकियों को, चाहे हाफिज सईद हो, जैश हो। तो सर, इन आतंकियों को लेकर के अगर पाकिस्तान ये पॉइंट रखता है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये रखता है कि हम इन्हीं से परेशान हैं, तो बाहर क्यों नहीं निकाल देता है? कोशिश क्यों नहीं करता कि इन्हें बाहर निकाल दे? या तो एक कॉल रखे कि ये आतंकी जो है इनको पाल ही रहे हैं, सेना के साथ मिलकर के पाल रहे हैं, लेकिन अगर ये पॉइंट रखा जाता है पाकिस्तान को, तो ये क्या पूछा नहीं जाना चाहिए? अभी संजीव सर ने भी यही कहा और संजीत सर भी यही कह रहे थे कि यूएन को इसमें डालना ही नहीं चाहिए, हमें माइट इज द राइट वाली पॉलिसी अपनानी चाहिए। डन। बट ये हम देख रहे हैं कि सीधे सीधे पाकिस्तान पर प्रेशर बनाए कैसे? या तो प्रेशर बनाए या तो इनसे सीधे सीधे वन ऑन वन फाइट होनी चाहिए। ऋतु, पहले तो मैं आप एक छोटा सा कमेंट आपके इस बात पे कह दूं, वो चिकन स्नैक को हम चिकन स्नैक कहना थोड़ा सा बंद करें। वो चिकन स्नैक नहीं है, वो रेजर्स एज है। कोई उस पर हाथ लगाएगा तो उसका हाथ अलग कर दिया जाएगा, ये बात निश्चित मान के चलें। चिकन स्नैक की क्या अहमियत है हमारी सेनाओं को पता है, और हमारी सेनाएं पूरी तरह से सक्षम और तत्पर हैं उस चिकन स्नैक को रेजर्स एज में कन्वर्ट, मतलब इसको, ये कोई बहुत वल्नरेबिलिटी हमारी है इसका, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं, इस बात को तमाम लोग सब समझ लें। दूसरी बात, आपके जहां तक सवाल है, देखिए पाकिस्तान का रेलेवेंस ही इस तरीके से है। थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था कि उनकी दो ही चीजें जो है वो पाकिस्तान को कभी भी इकट्ठा लाके खड़ी कर सकती हैं, वो कश्मीर का मुद्दा है और इंडिया, एंटी इंडिया रेटोरिक है। और वो दो चीजें जब तक पाकिस्तान की सेना अपने उनको एक एक्सटेंडेड आर्म की तरह पाकिस्तान की फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं, अब इन दोनों टेररिस्ट के जो इनके धड़े हैं, एक जो इनके पश्चिमी भाग में काम कर रहा है, चाहे वो टीटीपी हो या बीएलए को तो मैं टेरर ऑर्गेनाइज कहूंगा नहीं, वो टेरर ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन जो भी पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर आघात कर रहा है उनके वेस्टर्न साइड में, उनको तो वो टेररिस्ट बोलना चाहते हैं, लेकिन जो ईस्टर्न पाकिस्तान में भारत के खिलाफ हरकत कर रहा है उसको वो पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई वो तो आजादी है, और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। इनका जब तक ये डबल स्टैंडर्ड है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि अंतरराष्ट्रीय दबाव उनके ऊपर नहीं पड़ पा रहा है, और उसकी वजह मैं बता रहा हूं कि जब
तक जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, माइट इज राइट जो संजीत सर ने कहा वो बिल्कुल सही चीज है। अगर आपको शांति चाहिए तो वो शांति सिर्फ और सिर्फ शक्ति से आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आपको अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाने की जरूरत है कि कोई आंख उठा करके आपकी तरफ नहीं देख सके। ये बिल्कुल बिल्कुल साफ है और इसमें प्रायोरिटाइजेशन होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं कि 1980s से लेकर के जब पाकिस्तान ने एक स्टेट पॉलिसी के तौर पे टेररिज्म को अडॉप्ट किया था, तब से लेके आज तक सैकड़ों हमले भारत के ऊपर हो चुके हैं, सैकड़ों। और उन सैकड़ों हमलों को हमने अगर सही समय पर सही प्रकार से रिस्पॉन्ड किया होता तो आज परिस्थिति ये नहीं होती जो मैं और आप आज डिस्कस करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। पर उसकी वजह यही थी कि हमने जितने हमले हुए उसमें कहीं ना कहीं राजनीति करने की कोशिश करी, पिछले मेरे ख्याल से उड़ी के हमले तक, और उसको हमने सही प्रकार से सही जवाब उनको नहीं दिया। अगर 2008 दिया में हमने कैसे जवाब जाना दे दिया चाहिए होता, आपकी एक मिनट, नजर से माथुर सर, आपकी नजर से हाँ। वो जवाब क्या पड़ेगा पाकिस्तान को, जो कड़ा तमाचा कैसे पड़ेगा? अब तो कैसे इसका जवाब? 3 बार हम तमाचा उनको दे चुके हैं, उनको पता है। इसीलिए आप देखेंगे कि किस प्रकार से पाकिस्तान का जो वहां पर एक हलचल है वो उनको पता है कि भारत का अगला अगर उन्होंने कोई एक्टिविटी करी तो किस प्रकार का जवाब होगा, और वो इस बात को समझते हैं कि उस जवाब का उनके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग का जो उनका हथियार हुआ करता था कि हमने ये बॉम्ब बना के रखे हुए हैं इसके लिए उसके लिए, वो सब मेरे ख्याल से ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक किनारे में चला गया, ठंडे बस्ते में। उनको शायद इस बात, अगर कुछ इसका होता तो वो इसको और आगे बढ़ा सकते थे। वो सिर्फ और सिर्फ वही काम कर सकते हैं जो कि उनके अब्बा हुजूर अमेरिका उनसे करवाना चाहते हैं। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज को, अब आप देखें अमेरिका किस प्रकार से यूएन की बहुत सारी 64 एजेंसी से बाहर निकल चुका है, तो यूनाइटेड नेशंस की तो रेलेवेंस बिल्कुल पहले भी नहीं थी और अब बिल्कुल शून्य हो गई है। अब हमको ये बात बिल्कुल साफ समझनी चाहिए और पूरे देश को समझनी चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए कि हमें सक्षम होना है। शांति मात्र शक्ति से आएगी, इसमें कोई संदेह ना हो। ऋतु ठीक है। संजीव सर, वो जो हमने रफाल रखे हैं हमारे पास, जो हमारे बेड़े में हैं चीज़ें शामिल, वो सब खिलौने थोड़ी है सर, वो इस्तेमाल के लिए रखे हैं। अब जैसा यहाँ पे माथुर सर ने कहा माइट इज द राइट, संजीत सर ने पहले इसको कोट किया था। अब मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ वही सवाल जो माथुर सर ने यहाँ पे पुटअप किया है कि क्या हमें इसे अब एड्रेस उस अंदाज में करना होगा जिस अंदाज में इसका जवाब पाकिस्तान पर सटीक बैठे, इन डेप्थ बैठे? उसी अंदाज में एड्रेस किया गया है। पिछले 3 जो कार्रवाइयां थी वो उसी अंदाज में एड्रेस की गई है। और यदि पाकिस्तान अभी भी नहीं सुधरा तो अगला जो अंदाज होगा वो कहीं ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली होगा। ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने एक न्यू नॉर्मल की बात कह करके स्पष्ट कर दी है। और इसमें कोई दो राय नहीं है ऋतु जी, यदि पाकिस्तान ने कोई आतंकी नापाक साजिश भारत के खिलाफ की, उसमें उन्हें कहीं कोई सफलता मिल गई, तो भारत का जवाब निस्संदेह होगा, बड़ा होगा, शक्तिशाली होगा। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को नोट करके रखना चाहिए। और ये जो भारत है, जैसे कि मैंने कहा, अब आतंकवाद को बर्दाश्त कभी भी नहीं करेगा। जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने वाला भारत है। और इस भारत का जो आतंकवाद के प्रति जो अप्रोच है वो उसी तरीके का है जैसे अमेरिका के अंदर कोई हमला कर दे और अमेरिका उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है, या बाहर के तो मैं एक मिनट नहीं, पहलगाम के बाद सर जो हमारी पॉलिसी है, कुछ तो ऐसा व्यापक चीज करनी पड़ेगी ना भारत को जो शिकंजे में रहे पाकिस्तान, इन कंट्रोल रहे। वो ये साजिशें आसानी से रच ले रहा है। मैं देख रही हूँ ये वीडियोस जो सामने आ रही है, किस तरीके से प्लानिंग, वहाँ पे पानी के भीतर ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके लिए कुछ नहीं हो सकता क्या सर कि ऐसी मार पड़े, इस तरीके के व्यापक स्तर पर उनको एक ऐसी लताड़ पड़े कि वो उसके बाद उठ खड़े ना हो पाए, ये आतंकी इनकी नींव ही टूट जाए? अब देखिए, यदि पाकिस्तान नहीं सुधरा और इस तरीके की साजिशें वो की तैयारियां कर रहा है, वो आप दिखा रहे हैं, लेकिन यदि उसने इस तरीके की कोई साजिश भारत के खिलाफ रची और जैसा कि मैंने कहा अगर उसे कोई सफलता मिल गई तो फिर भारत की कार्रवाई के लिए भी वो तैयार रहे। और भारत कार्रवाई निसंदेह करेगा, बड़े पैमाने पर करेगा, एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर करेगा।
और इसमें आतंक के जो पनाहगार हैं, जो इस तरह की ट्रेनिंग वगैरह की व्यवस्था करा रहे हैं, उनको सीधा सीधा हिट किया जाएगा। और ये बात भारत की तरफ से स्पष्ट की जा चुकी है। दुनिया की कोई ताकत भारत को ऐसा करने से रोक नहीं सकती है, ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। भारत अपने आप में एक महाशक्ति है और भारत अपनी रक्षा करना जानता है। भारत ने, चाहे वो चाइना का फ्रंट हो, चाहे वो पाकिस्तान का फ्रंट हो, डोकलाम का 2017 की स्थिति रही हो, या गलवान का 2020 का भी बात रहा हो, या पाकिस्तान के आतंकी हमलों को रिस्पॉन्ड करने की बात रही हो, हर जगह प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व के इस नए भारत ने बहुत ही संकल्पवान तरीके से जब ये बड़ी जवाबी कार्रवाई की है। एक बात मैं और से कहना चाहता हूँ, 26/11 के समय में वही हमारी सेना उस समय भी मौजूद थी, और जैसे कि मुझे ज्ञात हुआ है अनेक सूत्रों से कि सेना पूरी तरह से तैयार थी, सिर्फ आदेश का इंतजार था। आप आदेश देते, सेना कार्रवाई करके दिखाती। वो उस समय भी कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन उस समय सरकार के पास वो राजनीतिक जो इच्छा शक्ति थी वो नहीं थी, और कहीं ना कहीं उसमें अनेक तरीके की राजनीतिक कंसिडरेशंस, दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि इस तरीके के कंसिडरेशंस का समय अब बीत चुका है। अब इस तरीके की जो तुष्टीकरण इत्यादि के आधार पर चीजों को तोड़ने की जो कृत्य किए जाते थे, उससे भारत बहुत आगे निकल चुका है। और आज का जो भारत है, जैसा मैं फिर से कहूंगा, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के अप्रोच पर चलने वाला राष्ट्र है, और आतंकवाद की घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टॉलरेंस है, और सीधे सीधे ये बहुत क्लियर भी किया है कि टेरर और वाटर दोनों ही साथ में नहीं चलेंगे, पानी खून एक साथ नहीं बहेगा। और अगर ये साजिशें, ये कॉन्स्पिरेसीज, ये पाकिस्तान ऐसे ही रचता रहा और कोशिश ये कर रहा है कि इससे भारत पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो ये उसी के लिए टेढ़ी खीर साबित होगी। बहुत शुक्रिया, आप तमाम गेस्ट जुड़े हमारे साथ और इस डिस्कशन में शामिल हुए। यहाँ रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव।